मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पीसी पूरन आप सभी का आज के क्लास में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम लोग ए पिंच ऑफ एसनफ मनोहर मांगोलकर के द्वारा लिखा हुआ व्यंग्यात्मक स्टोरी का अध्ययन कर रहे हैं। यह स्टोरी बिहार बोर्ड के लिए 12 क्लास के विद्यार्थियों के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 से लिया गया है। इस स्टोरी में हम लोग मनोहर मांगोलकर के द्वारा मॉडर्न सोसाइटी पे किए गए कमेंट को पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखेंगे, जानेंगे कि आज हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं और उन सभी लोगों से निपटने के लिए, व्यवहार करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह स्टोरी बताता है कि आधुनिक समाज में या वर्तमान समाज में जीने के लिए हमें विट और एडवेंचर यानी बुद्धि और साहस दोनों की ज़रूरत है एक समान। अगर हमारे पास बुद्धि है और साहस नहीं है तो फिर बुद्धि किसी काम की नहीं, और साहस है बुद्धि नहीं है तो फिर साहस किसी काम के नहीं। तो आपको समझ में आएगा कि इस आधुनिक सोसाइटी में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्टोरी पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्व रखता है। अब सावधानीपूर्वक एक एक बात को सावधानीपूर्वक समझने की कोशिश करें। सारी बातें बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे, ये आपको समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर लें मनोहर मांगोलकर के बारे में, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मनोहर मालगोंकर वॉज बॉर्न इन 1913, जन्म 1913 ईस्वी में हुआ। इज़ अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। ये अच्छे जाने पहचाने उपन्यासकार और छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे जिनके क्रेडिट पे लगभग 25 से अधिक पब्लिकेशन काम करते थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेन ड्राम, द प्रिंसेस, अ विंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे बी अवेयर। ये अन्य कहानी और उपन्यास भी लिखे जिसमें मुख्य का नाम ऊपर रहे आपके सामने। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ एसनफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। अभी जिस कहानी का हम अध्ययन कर रहे हैं ए पिंच ऑफ एसनफ, या कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। एक पुस्तक का नाम हुआ इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो बुद्धि और साहस से भरा हुआ है। आधुनिक समाज में जीने के लिए जिन दो यंत्रों की हमें आवश्यकता है, उन दोनों यंत्र के बारे में हम इस कहानी में अध्ययन करेंगे। द रीडर एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मांगोलकर्स नैरेटिव। मांगोलकर के द्वारा जो भी कथा होते थे, नैरेटिव होते थे, उसमें जो कॉमेडी होता था, उस कॉमेडी के साथ रीडर के एक्साइटमेंट जो है ना बरकरार रहता है। यानी मनोहर मांगोलकर जो थे हमेशा अपने पाठकों को, रीडर्स को इंटरटेन किया, उसके एक्साइटमेंट को बरकरार रखा। इनके कथा कहने की जो शैली होती थी। तो यहाँ हम लोगों ने मनोहर मांगोलकर के बारे में देख लिया। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका अध्ययन कर लें, जिससे आपको स्टोरी का बेस आसानी से समझ में आ जाएगा। थीम कि हम किन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। सो लुक हियर। डू यू डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रीक्वेंटली? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? क्या आपके घर कभी कभी गेस्ट आते जाते रहते हैं? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू देम? और उनके प्रति आपका व्यवहार, रिस्पॉन्स कैसा होता है। यानी स्टोरी गेस्ट से रिलेटेड, गेस्ट के आने जाने और आपके द्वारा लिए गए रेस्पॉन्स को दर्शाता है।
जैसे बहुत सारे गेस्ट कभी कभार आपके भी घर आते हैं। सभी के प्रति आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है जिसे आप पूरा करते हैं, इच्छा से या अनिच्छा से। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली? क्या आप अपने सभी गेस्ट को, अतिथियों को एक समान पसंद करते हैं, बराबर बराबर? हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली? ये कई बार ऐसे आपके साथ हुआ है कि आप अपने गेस्ट का खुशीपूर्वक इंटरटेन करते हैं, समय पास करते हैं या अपना समय देते हैं। शायद हमारे साथ ऐसा हमेशा नहीं होता। गेस्ट तो अक्सर हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन सभी गेस्ट के प्रति जो है ना, हमारी बिहेवियर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सभी गेस्ट एक जैसे नहीं होते। कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं स्वागत तो करते हैं लेकिन अनिच्छा से करते हैं। तो ऐसा होता क्या है? तो वह हमारे गेस्ट के क्वालिटी पर, नेचर पर, बिहेवियर पर जो है ना निर्भर करता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम अ गेस्ट whom you don't like much. How do you do this? इमेजिन कीजिए कि कोई गेस्ट आपके घर आता है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं और उसे आपको वेलकम करना पड़ता है, तो उस समय आप इसे कैसे करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को समझने से आपको समझ में आ गई होगी बातें कि यह कहानी हमें किस तरह के बिहेवियर के बारे में, गेस्ट के स्वभाव के बारे में और गेस्टों के प्रति हमारी जो भिन्न भिन्न रेस्पॉन्स होते हैं विस्तार से बताया जाता है। ये स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये स्टोरी के टाइटल को देख ले। ए पिंच ऑफ एशनफ। एशनफ एक पौधा का नाम है, नौशावर, जो काफ़ी मूल्यवान महंगा पौधा होता है। पिंच का मतलब चुटकी होता है। जैसे हम किसी वस्तु को मापते हैं ना, हमारे यहाँ मापने के कई यंत्र, सिस्टम भी हैं जो नेचुरल है, जैसे मुट्ठी, आजूरी, पाँव, उस तरीक़ा से चुटकी होता है। जैसे कि ये लोकल सब पैमाने हुए जो आपको किसी फिज़िक्स या मैथमेटिक्स के बुक्स में नहीं मिलेंगे। वहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं ना यंत्र के बारे में, जैसे ग्लास से मापते हैं, बकेट से मापते हैं, लीटर से मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले हमारे सोसाइटी में जब ये सारे सिस्टम्स का अभाव हुआ करता था तो हम बहुत सारे चीज़ों को चुटकी से मापते थे। मुट्ठी एक हाथ से जितना ले लेते हैं, आजूरी दोनों हाथ जोड़कर जितना ले लेते हैं। तो उस तरीक़ा से पिंच जो है ना, किसी वस्तु को मापने का एक पैमाना हुआ। स्टोरी हमें इस बात पर हाईलाइटेड करता है, ए पिंच ऑफ एशनफ, एक चुटकी नौशावर, मतलब आधुनिक समाज में या शुरू से पहले के भी जो समाज रहे, इसमें जीने के लिए हमें कुछ चीज़ों को दिखाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में तो ऐसी कहावतें भी आप सुने होंगे कि जो दिखता है वह बिकता है। इफ़ यू वांट टू बी परपोज्ड यू हैव टू एक्सपोज्ड। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सेल हो, आप चर्चा में रहें, हाईलाइटेड रहें, तो कुछ चीज़ों को आपको भी दिखाना पड़ता है। दिखावा कैसे आपके स्टेटस को बरकरार रखता है, समाज की नज़रिया आपके प्रति कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें आप स्टोरी के माध्यम से सुन लेंगे। कहानी के मुख्य पात्र जो हैं 3 व्यक्ति हैं, राइटर, राइटर की माँ और इनके मैटरनल अंकल यानी माँ के भाई नानू काका, जो विजिट करने राइटर के घर आते हैं, जिसे राइटर बिल्कुल पसंद नहीं करता है क्योंकि वो माँ का भाई हैं और माँ का घर में जो है ना अच्छा खासा प्रभाव है। तो राइटर को इस ड्यूटी को पूरा करना पड़ता है। यहाँ भी हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। जब नानू काका राइटर के घर विजिट करते हैं तो क्या होता है, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। माँ ने कहा नानू काका आ रहे हैं। मैं सर से पांव तक कांप गया।
मैं मतलब राइटर। ओ माई गॉड, आई सेड, couldn't we send him a wire saying we are leaving and that I am transferred or something? हे भगवान, हम लोगों ने तो उन्हें खबर ही नहीं किया है, न कोई तार भेजा है, यह कहते हुए कि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं उस जगह से मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, या एक्स्ट्रा कुछ ऐसी चीज़ है। मतलब राइटर बताना चाहता है कि इसके पहले भी हिट में नानू काका जिस जगह पे आए थे, अब हम लोग उस जगह पे नहीं हैं, जगह बदल चुकी है और वो दिल्ली आ रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। नो डियर, मदर सेड, माँ ने कहा, नहीं प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वे पहले ही ट्रेन ले चुके हैं। बिसाइड्स सी एडेड रिजंगली, और इतना कहने के साथ साथ माँ आश्वासन देते हुए बोलती है, ही सेज ही कैनॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। उन्होंने बताया कि वो यहाँ 2 या 3 दिन से अधिक नहीं रहेंगे। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इस गर्मी में वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स, ओ माई गॉड। जैसे माँ ने बताया कि नानू काका किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं, राइटर को व्हाट लग जाता है, यानी अजीब लगा उसको कि ये कैसे हो सकता है कि वे 2 से 3 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे, क्योंकि मंत्री किसी व्यक्ति से मिले इसके लिए कई सप्ताह कई महीने लग जाते हैं। अब भगवान जाने क्या होता है। नेक्स्ट पेज को देखते हैं। इफ़ यू नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। माँ कहती हैं कि यदि नानू काका किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं तो मैं श्योर हूँ, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि वे इसका मैनेज कर लेंगे। वे किसी भी समय मंत्री से मिल सकते हैं, दिन हो या रात, यानी दिन में भी और रात में भी। अब यहाँ से आप पूरी स्टोरी के सारांश को समझ लेंगे। सारी कहानी इन्हीं बातों पे निर्भर करती है। जैसे कि आपने जाना नानू काका मंत्री से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। राइटर को लगता है कि वे मंत्री से मिलने में कई सप्ताह ले लेंगे, कई महीने ले लेंगे, क्योंकि मंत्री से मिलना इतनी आसान नहीं है। और माँ को लगता है कि वो 2 से 3 दिन में ही मिल लेंगे और कभी भी मिल लेंगे, दिन हो या रात हो। अब हम लोग देखें कि रियली में माँ जो कहती है वह सच है या राइटर जो सोचता है वह सच है। नानू काका का मिशन पूरा होता है 2 से 3 दिन में या कई माह कई सप्ताह लगेंगे, स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ का परिवार में अच्छा खासा प्रभाव है। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर, और इन सब के बावजूद नानू काका उसके भाई हैं। तो नानू काका भाई हैं तो माँ के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, क्योंकि बिकॉज इन इंडियन कंटेम्प्रोरी सोसाइटीज़ देयर आर 2 heroes in the life of a woman. One is her husband and second is her brother. एक लेडी के जीवन के 2 हीरो होते हैं, उसका पति, दूसरा उसका भाई, जिसके लिए वो कुछ भी करती है, किसी भी काम को बड़ी सही तरीके से प्यार से दिल से अंजाम देती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि नानू काका माँ के भाई थे, यानी राइटर के मामा थे। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, मुझे यानी राइटर को मंत्री के बारे में कुछ कॉम्प्लेक्स जटिल बातों को बताया गया है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन,
राइटर अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर काम कर रहा है जिसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, एंड एज मच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू ए स्टेप हायर देन गॉड, और उसे ऐसा ट्रेंड किया गया है कि मंत्री का रिगार्डिंग जब भी करें ईश्वर से 2 स्टेप आगे ही समझ कर करे, यानी ईश्वर के ओहदा से कहीं 2 कदम आगे ही एक मंत्री का ओहदा होता है। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी हैं वह कम से कम 1 स्टेप ईश्वर से तो ज़्यादा जरूर होते हैं, हायर होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि एक मंत्री के बारे में राइटर किस टाइप के कॉन्सेप्ट को रखता है। मंत्रियों की ओहदा जो होती हैं वह कम नहीं होता। इस पैराग्राफ में हम ये भी कह सकते हैं ये भारतीय पॉलिटिक्स है, जनतंत्र, जहाँ पे मंत्री का पावर ईश्वर से भी बड़ा होता है, और जो मंत्री के सेक्रेटरी होते हैं वो भी कम नहीं होते, मंत्री से तो ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन भगवान से 1 स्टेप आगे ही होते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, राइटर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है जब ट्रेन आती है। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरियज, नानू काका 2य श्रेणी यानी रिजर्वेशन बोगी के दरवाजे पे ही खड़े थे। ए स्ट्राइकिंग फिगर, वाइट हेयर्ड विद एन इम्प्रेसिव मॉस्टेज, बड़ी जीवंत फिगर था, पूरा बाल वाइट हो चुका था, प्रभावशाली स्टाइल में मूछें रखे हुए थे। ये सब नेचुरल फैशन हुए जिससे व्यक्ति अपने स्टेटस को कभी प्रेजेंट किया करता था। मुझे हमारी पहचान हुआ करती थी, अब है या नहीं आप स्वयं देख लें, समझ में आ जाएगा। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड रेड सिल्क पागड़ी ऑन द डक्कानी ब्राह्मण, वे अभी पहने थे ओल्ड फैशन, पुराने फैशन के अनुसार घुटने तक लंबा काला कोट, रेड सिल्क पगड़ी जो है ना दक्कन के ब्राह्मण के तरह अपने सर पे बांधे हुए थे, एंड ड्रॉप्स ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और उनके कंधे पे सफ़ेद रंग का अंगोछा पड़ा हुआ था। यहाँ से हमने नानू काका के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। नानू काका बिल्कुल जीवंत हट्टा-कट्टा दिख रहे थे, काफ़ी प्रभावशाली स्टाइल में उनकी मूछें थी, सर पे पगड़ी, लंबे कोट घुटने तक और कंधे पे अंगोछा। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी योर बास्केट, जैसे मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी दी। टेक दिस आउट क्विक ही विस्पर्ड, और वे मेरे कान में फुसफुसाए कि इसे लो और बाहर चलो जल्दी। आई शैल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, हम तुमसे स्टेशन से बाहर मिलेंगे। आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने टोकरी को अपने बाजुओं से दबाया और टर्न घूमा, ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मरवारी वुमन हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, लेकिन मेरी टक्कर एक बड़ी ही विशाल मोटी मरवाड़ी के ओमैन से, औरत से हुआ जिसका चेहरा बुर्का से ढका हुआ था। बट माई apologies were drowned by the strange sound emanating from the basket, लेकिन अभी हम उनसे क्षमा ही मांगने वाले थे, तब तक मेरा ध्यान जो है ना भटक गया। हम क्षमा नहीं मांग पाए क्योंकि टोकरी से बड़ी ही विचित्र स्ट्रेंज साउंड जो है ना आने लगी। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेक्ड कीटेन, एक बिल्ली के आवाज़। स्पीड्स स्ट्रप्स मियाओ मियाओ मियाओ। आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। हम तुरंत जो है ना झुके और वहाँ से बड़ी तेज़ी से भागे। स्टेशन गेट के बाहर आए, उस समय एक सिख का बारात पार्टी, मैरिज पार्टी जो है ना जा रहा था,
और हम उस क्राउड में, उस भीड़ में जा कर के मिंगल्ड हो गए, यानी खो गए। राइटर ने खुद को तो बचा लिया, क्योंकि उसे बहुत विचित्र लगा। एक तो टक्कर हुई, और टक्कर के बाद जो है ना, ऐसा साउंड सुनने को मिला कि वो समझ नहीं पाया कि इतना जल्दी ऐसे हो कैसे गया। यहाँ सिख मैरिज पार्टी डिस्कस पॉइंट में देख रहे हैं। यहाँ से नानू काका हमारे भारतीय समाज के कई मान्यताओं, संप्रदाय के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे मरवाड़ी ओमैन, सिख मैरिज पार्टी। हमारा ये जो समाज है ना भारत का, बड़ी कलरफुल सोसाइटी है। कई भेष के, कई मान्यताएं के, कई भाषाएं के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है। यह हमारे कल्चर की जान है कि हम भिन्न भिन्न परिधान वाले, भिन्न भिन्न मान्यताओं वाले, भिन्न भिन्न तौर तरीक़ों से जीने वाले लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जिस तरह से प्रकृति ने इस दुनिया को कई रंगों से, कई प्रकार के दृश्यों से सजाया है, ठीक उसी तरह से हम भी कई कल्चर, कई सिविलाइजेशंस के सम्मिश्रण से अपने समाज को सजाए हैं, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत समाज हमारे पास है। स्टोरी को आगे देखते हैं। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग। नानू काका काफ़ी देर बाद आते हैं। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड। जब वे हमारे पास आए तब तक पूरा स्टेशन खाली हो चुका था, यहाँ तक कि लास्ट टंगा भी जा चुका था। उन दिनों स्टेशन के ऐसे दृश्य हुआ करते थे, जो भी स्टेशन होता था वहाँ पे टंगा, घोड़ा गाड़ी आने जाने वाले लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो काफ़ी मनोरम वर्णन करने वाले दृश्य हुआ करते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं मनोहर मांगोलकर भारतीय समाज के एक एक झलक को हमारे सामने जो है ना ड्रॉ करने का कोशिश किया। एक्सकोर्टेड बाय ये फॉर्मिंग टिकट इंस्पेक्टर नानू काका आ रहे थे, और टिकट इंस्पेक्टर उनके साथ कदम से कदम मिला करके चर्चा करते हुए आ रहा था। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुड नॉट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू काका जैसे ही राइटर के पास आए, उन्होंने कुछ बातों को बताया कि थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था, और सेकेंड क्लास के टिकट बिना रिजर्वेशन को मिलता नहीं है। बात को समझ रहे हैं आप? नानू काका जनरल टिकट लिए थे और रिजर्वेशन बोगी में बैठ गए थे, क्योंकि जनरल में उन्हें कोई सीट नहीं मिला और टीटी के द्वारा पकड़े गए। फिर भी उन्होंने अपने बुद्धि का उपयोग किया, साहस का प्रदर्शन किया और उस टिकट कलेक्टर को भी अपना लिया, जो उनको स्वागत करते हुए बाहर छोड़ने आता है। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। क्या तुम कभी जनरल टिकट से रिजर्वेशन का यात्रा किए हो? बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली। लेकिन दिक्कत कोई नहीं हुई, बिल्कुल प्री प्लान के तरह यह अरेंज था, इसलिए कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। Such a nice young man, the TC. You saw how he even came right out with me, so that there should be no trouble. The kitten, of course, traveled free. How is it? तुमने देखा कितना अच्छा वो टीटी था, यंग मैन, जो हमें यहाँ तक साथ में छोड़ने आया, और बिल्ली वो तो फ्री में ही यात्रा कर ली। कैसी है वह? तो हम लोग बिल्ली के बारे में डिस्कस करें उससे पहले इस पैराग्राफ में इंडियन रेलवे सिस्टम के बारे में जानें। यहाँ पे नानू काका व्यंग करते हुए बताते हैं कि भारतीय रेलवे की व्यवस्था है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बताई गई है कि आपके पास अगर टिकट ना हो, जनरल का टिकट हो,
तो आप रिजर्वेशन का सफ़र कर सकते हैं अगर टीटी को मैनेज कर लें। मैनेज व्यवस्था है, हमारे भारत के हर विभाग में चले जाइए, जो भी विभाग है वहाँ पे मैनेजिंग सिस्टम काम करता है, पहले भी और आज भी। टिकट मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, आपको मैनेज करने आना चाहिए। आप सफ़र को जो है ना आराम से पूरा कर सकते हैं। आप लोग भी आए दिनों रिजर्वेशन, जनरल, एसी कई तरह के सिस्टम के बारे में सुने होंगे, सफ़र भी किए होंगे। यदि कभी आप रिजर्वेशन बोगी का सफ़र करते हैं तो उसकी भीड़ को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं कैसे किया जाता है। यानी ये अजीब टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे देश की व्यवस्थाओं में देखने को, समझने को और सुनने को मिलता है। नानू काका ने बिल्ली के बारे में पूछा। राइटर बोलता है, वेरी क्वाइट, बहुत शांत है। आई सेड परहैप्स इट इज़ डेड, शायद मर गई है। आई थॉट होपफुली, मैंने आशापूर्वक सोच लिया। वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड, when you have arranged for the minister to see me, can't stay here for more than 2 days, 3 at the most. जैसे हम लोग कार में बैठे और मैं भी दूसरा गियर भी चेंज नहीं किया था कि नानू काका ने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे मंत्री से मिलने का अरेंज कब कर रहे हो। हम यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकने वाले हैं, अधिक से अधिक 3 दिन रुक सकते हैं। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब समय आ गया कि हम फ्रैंक हो लें। इस लाइन में आप देखेंगे जहाँ से आपको कुछ रिलेशंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, रिश्तेदार तो आपके भी पास हैं। रिलेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ क्वालिटी हमारे आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले फ्रैंकनेस। कोई भी काम आप अपने रिश्तेदारों के साथ पूरा करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वहाँ फ्रैंक रहने की कोशिश कीजिए। ये आपके रिश्ते को बरकरार रखता है। इट मीन्स कभी किसी गेस्ट को कोई वादा करना हो, कुछ कहना हो, आश्वासन देना हो, तो आप उन्हीं कामों का, उन्हीं वस्तुओं का वादा करें, आश्वासन दें जिसे आप कर सकते हैं। जिसे आप नहीं कर सकते हैं उस तरह के आश्वासन देना रिश्ते को तोड़ने के समान होता है। लुक अंकल, आई शेड, राइटर बोलता है कि देखिए अंकल, आई एम merely एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर। अंकल, मैं merely सिर्फ एक अंडर सेक्रेटरी के नौकरी में हूँ, मेरा प्रोवेशन पीरियड भी है और ये हमारे क्षमता से बाहर है, हमारी काबिलियत से बाहर है। हम एक मंत्री के पास जाएं और आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए पूछें, ये हमारे बस का चीज़ नहीं है। तो यहाँ तक आपने देखा नानू काका और राइटर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ। नेक्स्ट पेज को देख लिया जाए। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रैदर होप्ड, देखो हमने ऐसा सिर्फ अनुमान, आशा किया था। ओह आई शी, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। वेल नेवर माइंड, बुरा मत मानो। ही टूक ए पिंच ऑफ स्नफ, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सैट बैक, उन्होंने एक चुटकी स्नफ को लिया, बड़े प्यार से, सुंदर ढंग से अपने अंगोछा पे ब्रश किया, यानी रगड़ लिया और पीछे बैठ गए। क्लोजिंग हिज आइज एंड पुकेरिंग हिज आईब्रोज एज थ्रू इन डीप थॉट, आंखें बंद कर लिए, पाँव को ऐंठने लगे, दिशा देने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी गहरी सोच में पड़े हों। He also clucked his tongue several times in a typically Decani way, registrating pity, और उन्हें अपने जीभ से आवाज़ निकाली दक्कन के हुए तौर तरीकों के भांति। ऐसे लगा जैसे वे किसी पे दया कर रहे हैं, जिससे हमसे भी कोई वस्तु
हाथ से छूट जाती है, गिर जाती है, टूट जाती है या कोई वस्तु हमसे नष्ट हो जाती है तो हम अफसोस को दर्शाते हुए अपने जिह्वा से आवाज़ निकालते हैं, जैसे ओह, लाइक दैट। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप्स। माँ दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। हर फेस रिथोल्ड इन ए स्माइल। उसकी चेहरा मुस्कान से, खुशी से भरा हुआ था। शी वेंट इन टू ए squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नानू काका। बिल्ली को देखती है, बहुत खुश होती है, लंबा बात होता है नानू काका से। आई ऑल्सो फाउंड दैट शी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम। मैंने देखा कि वे नानू काका के रहने की व्यवस्था राइटर के घर में कर देती है, बेडरूम में करती है। सो दैट आई हैड टू पुट अ चरपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक वरांदा। अतः लेखक को अपने लिए चरपाई की व्यवस्था पीछे के बरामदा में करना पड़ता है। At mother insistence, I had taken 2 days leave from the office, and in the afternoon, I drove Nanu Kaka to the North Block. माँ के कहने पर मैंने 2 दिन का छुट्टी ले लिया ऑफिस से और दोपहर में नानू काका को उत्तर दिल्ली के तरफ लेकर के गया। उत्तर दिशा में ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क। नानू काका मंत्री से मिलने चले गए और मैं पार्किंग में इंतजार करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मॉम्बलिंग कलरफुल मराठी सियर वर्ड्स। 2 घंटा बाद वो वापस आए, मराठी में गंदी बात गालियाँ देते हुए। बहुत ज़्यादा गाली जो है ना बकते हुए आ रहे थे, बुदबुदा रहे थे। देख करके हमने समझा कि जो भी इनके साथ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि स्वाभाविक है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप कहीं किसी से मिलने जाएं, हंसते हुए जाएं और रोते हुए आएँ, गाली देते हुए आएँ, गुस्सा में आए तो आपके साथ जो भी हुआ है ठीक तो नहीं हुआ है। हमें ये बात समझ में आ गई थी। देयरफॉर आई डिड नॉट डियर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मुझे हिम्मत नहीं हुआ उनसे पूछने के लिए कि क्या हुआ है। और ये भी जो है ना मैनर है, प्रेजेंट ऑफ माइंड, इसे समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति गुस्सा में हो, बहुत ज़्यादा गाली दे रहा हो तो उस समय उससे पूछिए नहीं कि क्या हुआ है, क्या पता आपसे भी कुछ हो जाए। सो समय का इंतज़ार कीजिए, जब वो रिलैक्स हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद उससे पूछिए ना क्या बात है, वो खुद ही आपको बताएगा। एंड ड्रो विदाउट सेइंग अ वर्ड। बिना कुछ कहे हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। ही कूल डाउन इन अ लिटिल व्हाइल, दाओ ही सेड। थोड़ी देर में वे शांत हुए और बोले, 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। देखो 2 घंटा मेरा बर्बाद हो गया है सिर्फ एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक जाने में। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट 3 days फ्रॉम नाउ। अंतोगत्वा मेरी मुलाकात डिप्टी सेक्रेटरी से हुआ, वो भी मुझे अपॉइंटमेंट देता है, मिलने का टाइम देता है। अब से 3 दिन बाद, यानी आज से 3 दिन बाद। शेमफुल शेमफुल एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। बड़ी ही शर्म की बात है, शर्मनाक शर्मनाक। और इतना कहने के बाद नानू काका गाली का दूसरा सीरीज शुरू करते हैं, वो भी मराठी में। इसके पहले भी आप लोग ऊपर देखे हैं मराठी स्वीयर वर्ड्स। यहाँ आप देखेंगे मराठी एक्सप्लेटिव्स। ये दोनों के मतलब जो है ना गाली होता है। ये एक सिस्टम है जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है कि जब व्यक्ति गुस्सा में आता है, जैसे नेक्स्ट लाइन, इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हीज मदर टंग। मेरे अंकल जो है ना, जब इस तरह की इमरजेंसी होता है भाषाई, तो अंकल मेरे अक्सर जो है ना मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे तो हमारा स्वभाव है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा हमें किसी पे प्रेम आता हो, स्नेह आता हो या गुस्सा होती हो, नफरत आता हो,
तो हम अपनी मातृभाषा में, जिस भाषा में हम ट्रेंड रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि फर्स्ट दिन नानू काका के साथ क्या होता है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको, जिसके आंसर आप अपने स्टडी के आधार पर तैयार कर सकते हैं। विशेष अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, वहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम होंगे उन्हें सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं B1 2, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हुए 1 2 3। आप इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने माध्यम से इसको बना सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा। आगे सेक्शन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।